चला गाइस, आज हम लेकर आए हैं फरवरी 2024 की मैगजीन है गाइस विजन आईएएस की, जिसमें हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर में एनवायरनमेंट सेक्शन। आज गाइस हम रामसर कन्वेंशन शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस ऑलरेडी जो हमारे चैनल पे नए बच्चे जुड़े हैं या एग्जिस्टिंग बच्चे भी हैं, अगर उन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखी है, चेक नहीं करी हैं, लास्ट पूरे 2 साल की वीडियोस अच्छे से डेप्थ में आपको समझाते हुए क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, कैसे अप्रोच करना है करंट अफेयर्स को, वो सारा कुछ समझाया गया है। तो आप वो भी प्लेलिस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। आज हम देखते हैं रामसर कन्वेंशंस के बारे में। देखो क्या होता है रामसर कन्वेंशन के बारे में है क्यों न्यूज़ में, क्योंकि ना इंडिया की जो रामसर साइट है ना वो 80 हो गई है अभी, तो नंबर याद रख लेना। अब ये फिगर्स बच्चे कहते हैं मैम फैक्ट्स कितने याद रखना है, ये सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए आपको कि रामसर साइट 80 है। 5 वेटलैंड्स हैं आपके जो कि ऐड किए गए हैं ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। 1971 में अडॉप्ट किए गए थे। रामसर एक शहर है गाइस ईरान का, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है अंडर यूनेस्को के अंदर ये आई हुई है। एक शब्द बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, इंटर गवर्नमेंटल। गाइज हम कई बारी ये वर्ड आता है, मैं कई बारी ये पद समझाती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ये भी ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि बच्चे कई बारी नए भी जुड़े होते हैं, तो उनके लिए भी देखो समझाना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है देखो कोई भी एग्जिस्टिंग या कोई ऐसी दो और दो से ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल पर जो बॉडीज़ क्रिएट होती हैं ना, उसका मतलब है, जिसकी ब्रांचेस जो होंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं, जिसके डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल का मतलब समझो आप डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल, जियो पॉलिटिकल, जिसमें ना दो से दो ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, तो इंटर गवर्नमेंटल उसी को कहते हैं। अब जब भी बात ना देखो इंटर गवर्नमेंटल तो इसको कहते हैं। एक शब्द जैसे इसमें आया इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी का, तो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी क्या होती है? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो यूएन चार्टर है ना, बाइंडिंग है, साइन करना होता है, रेटिफाई करना होता है, फिर उससे जुड़ी बातों को आपको जब भी आप अपनी पॉलिसीज अपने देश में भी बना रहे हो तो उसको फॉलो करनी होती है। तो उसी को हम इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ट्रीटी कहते हैं, जिसमें सेट नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उसी को हम क्या कह देते हैं? इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। तो यूनेस्को के अंडर रामसर कन्वेंशन ने ये बनाया था। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म मुझे आप बताओगे क्या होता है? ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, कि हमें ना वाइज यूज करना है वेटलैंड्स का। अब वेटलैंड्स क्या होते हैं, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली रामसर कन्वेंशन इज अबाउट सिक्योरिंग और प्रोटेक्टिंग द वेटलैंड्स। अब वेटलैंड ऐसा कौन सा एरिया जिसको हम वेटलैंड कहते हैं? देखो वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड होता क्या है लेकिन? तो वेटलैंड एक ऐसा एरिया है जो कि पानी से भी कवर्ड है और सेचुरेटेड विद वाटर ऑल्सो, मतलब ग्राउंड वाटर जैसा लगता है, एक्यूफायर स्प्रिंग जैसा लगता है, ज़्यादातर रिवर और लेक्स के आसपास होता है, वो क्रिएट हो जाता है। कोस्टल एरियाज में भी स्ट्रॉन्ग टाइड्स की वजह से वेटलैंड क्रिएट हो जाता है। अब वेटलैंड ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस एरिया में जो मिट्टी है वो हमेशा पानी में कवर्ड रहती है और ज़्यादातर देखा जाता है कैन बी प्रेजेंट नियर द ग्राउंड थ्रू आउट द ईयर। ज़्यादातर देखो वेटलैंड्स आर वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोनों की लाइफ, चाहे वो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है जो लैंड पे रहने वाला है और एक्वेटिक स्पीशीज, दोनों को लाइफ सपोर्ट देता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेटलैंड्स का। वेटलैंड्स के एग्जांपल आप जानते ही हो, वेटलैंड्स में आपके रिवर्स आते हैं, मार्शेस आती हैं, ये सारे के सारे आपके पार्ट हैं, स्वैम्स हैं, लेक्स है, ये सारे के सारे क्या हैं? वेटलैंड हैं आपके। ठीक है। तो इनको प्रिजर्व कंजर्व करने की बात हो रही है, तो कह रहे हैं वेटलैंड के लिए मान लो किसी भी जगह को अगर हम वेटलैंड कह रहे हैं, किसी कोई जगह मिल गई है, तो उसमें एटलीस्ट 1 ऑफ 9 क्राइटेरिया है, जैसे कि सपोर्ट करता है जो आपके मोर वाटर बर्ड्स को कंजर्व करना, तो हम वहां पर क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं। इंडिया ने रेटिफाई किया, 1971 में आ गई थी, लेकिन आप समझो 1982 में इंडिया ने इसको रेटिफाई करा था, 1982 में। तमिलनाडु एक ऐसा शहर है, ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट्स पाई जाती हैं। तो न्यू वेटलैंड साइट्स कौन कौन सी आई हैं? चाहे वो अगाशिनी एस्चुरी है, चाहे वो अनका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन एरिया है, तो ये आपके कर्नाटका तमिलनाडु के अंदर ये नई निकल कर आई है, चाहे करावती है, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए गाइस। नए जो आपके आते हैं, बिल्कुल आपको इसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व क्या है? ह्यूमन मेड वेटलैंड है, रेन वाटर सर्वे आपके सर्वाइवल के लिए। अब ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तमिलनाडु कर्नाटका के अंदर है। ये देखो कर्नाटका के अंदर 2 आए हैं आपके, कौन कौन से आए हैं? एक अगाशिनी आया है, एक आपका मगड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व आया है। एक यहाँ पर जो तमिलनाडु का, एक कर्नाटका में ये वाला भी है आपका अंगासु है, अनका समुद्र कंजर्वेशन एरिया। जो आपका ये वाला है, ये वाला में आपका करावती बर्ड सेंचुरी है। लॉन्गवुड शोला वाटर रिजर्व जो है आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, ये आपका तमिलनाडु का पार्ट है। तो पता भी होना चाहिए कौन से स्टेट में है ये और कौन से स्टेट में आया है ये। दिस इज जस्ट अबाउट रामसर साइट। देखो छोटी सी बात थी, 5 रामसर साइट्स आपको 5-6 रिवाइज करने की, कहाँ कहाँ पे नई क्रिएट हुई है। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो वाई डज इन द न्यूज, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट है। फिफ्थ साइकिल थी ये जानने के लिए कि लेपर्ड की पॉपुलेशन अब कितनी हुई है, तो उसका एस्टिमेशन हुआ। और एस्टिमेशन करता कौन है? एनटीसी। एनटीसी एक कौन है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक बॉडी है, 2005 में आई थी। टाइगर टास्क फोर्स इसको रिकमेंड करने के लिए इसको बुलाया गया था। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ काम करके फिफ्थ साइकिल और लेपर्ड की पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट करा गया है। कोलैबोरेट कौन कौन करता है? स्टेट फॉरेस्ट गवर्नमेंट होती है। अब एक शब्द आया क्वाड्रीनियल। क्वाड्रीनियल का मतलब बताओ क्या होता है? एक आपने बाइनियल पढ़ा होगा, है ना? ऐसे जो शब्द होते हैं इसको भी ध्यान रखा करो, कई बार पेपर में पूछते हैं क्वाड्रीनियल क्या होता है। तो मैंने कि हर 4 साल में डेटा निकलता है। मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स प्री एंड देयर हैबिटेट, ऐसे करके इन्होंने डेटा करके निकाला। अब की फाइंडिंग क्या आई है? तो की फाइंडिंग याद रखना, एनटीसीए को स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी जानते हो ना, यानी किसी एक्ट से बनाई गई है, तो ध्यान रखना। की फाइंडिंग्स में सीधा आ जाओ आप, इसमें कहा गया है लेपर्ड की पॉपुलेशन के बारे में, कह रहा 13,874 है विद 1.08 पर एनम ग्रोथ कंपेयर टू 2018। फिर सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न घाट, यहाँ पे भी लार्जेस्ट ग्रोथ है। शिवालिक्स एंड गैंगेटिक प्लांट्स की रजिस्टर्ड की गई है, डिक्लाइन हुई है पॉपुलेशन लेपर्ड की। फिर नेक्स्ट आता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात। मध्य प्रदेश में हाउसेज हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है लेपर्ड की, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। फिर टाइगर रिजर्व्स विद हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन है। टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा आपके हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, फॉलोड बाय पन्ना, सतपुरा, मध्य प्रदेश। टाइगर रिजर्व यहाँ यहाँ सब जगह मिल रहा है। फिर ये जो बॉडी है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना 1982 में आई, देहरादून में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ऑटोनॉमस बॉडी है। अबाउट अगर मैं बात करूं इंडियन लेपर्ड्स को पैंथेरा पैराडस फुस्का भी कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। लेपर्ड की प्रोमिनेंट पोजीशन है, याद रखो, ट्रॉफिक पिरामिड अलोंग साइड टाइगर, लायन और ढोल्स के साथ साथ इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसकी भी अपनी अडेप्टेबिलिटी एक हैबिटेट पे डाइटरी प्रेफरेंसेस हैं। तो लेपर्ड में ग्रेट रेवरेंस होता है, एंशिएंट कल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि लेपर्ड में वो सारे ट्रेड्स होते हैं, पार्क, एजिलिटी, नोबिलिटी, सारे इसके अंदर होते हैं। और ज़्यादातर लेपर्ड आपको इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के कुछ पार्ट में, और ज़्यादातर आपके समझ लो मैंग्रोव फॉरेस्ट और डेजर्ट को हटा दो तो सब जगह पे ज़्यादातर लेपर्ड है। अब देखो मुद्दा यहाँ ये आता है कि हम कर ही क्यों रहे हैं इसकी पॉपुलेशन को एस्टिमेशन। देखो वैसे तो हर स्पीशी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसकी खास तौर पे क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस में माउंटेन इकोसिस्टम का बड़ा मेंटेन रखता है। लेपर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माउंटेन इकोसिस्टम। पहाड़ी इलाकों के लिए लेपर्ड वरदान है, वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है। फिर सेकंड चीज क्या है? पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है ऑफ द प्री स्पीशीज, विच इन टर्न हेल्प्स इन हार्वेस्टिंग मेडिसिनल प्लांट, मेंटेन हेल्दी वेजिटेशन, और ओवर ग्रेजिंग को प्रिवेंट करना। सोचो आप, इन्वायरमेंट को कितना बचाता है, ओवर ग्रेजिंग से बचा रहा है, हेल्दी वेजिटेशन क्रिएट कर रहा है, मेडिसिनल प्लांट्स को आगे बढ़ावा दे रहा है, मेजर अट्रैक्शन है टूरिज्म के, विच हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू फॉर लोकल कम्युनिटीज। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, हेडक्वार्टर्स इन इंडिया, इसका काम ही है स्ट्रेंथन करना ग्लोबल कोऑपरेशन को फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीशीज, ये सब इसका काम है। फिर एक सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है, लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच है टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम। फिर यहाँ पर मुद्दा आता है कि लेपर्ड को थ्रेट किन किन जगहों से है, और प्रोटेक्शन स्टेटस देखो इसका क्या है आईयूसीएन के लिस्ट में, साइट्स के अंदर भी है आपका, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल के अंदर भी डाला गया है। कह रहा लेपर्ड को एक्चुअली समस्या कहाँ आती है? हैबिटेट लॉस। कह रहा इतनी ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ ग्रोथ हो गई है कि लैंड पर एग्रीकल्चर के फॉर्म में, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग के फॉर्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फॉर्म में, डिमिनिशिंग फॉरेस्ट वगैरह सारा का सारा कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत है। फिर कह रहा पोचिंग की समस्या। कह रहा लेपर्ड्स आर हाईली वैल्यूड फॉर देयर फर, बोन्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन और लग्जरी आइटम्स को यहाँ से निकाल के इलीगल उसका ट्रेड करते हैं, लेपर्ड के प्रोडक्ट्स का, उसमें मार देते हैं उसको। फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा दिक्कत है। ह्यूमन इंक्रोचमेंट, उनके जैसे ही उनके एरिया में इंसान जाता है तो अब वहां पर बेचारे वो लाइफ स्टॉक वगैरह करने के चक्कर में ये वहां से दूर भागने लग जाते हैं, उनको अपना हैबिटेट अपना ही नहीं लग रहा होता। फिर क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक समस्या है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, वेदर का पैटर्न ही पूरी तरह से चेंज हो गया है, ऑल्टर्ड वेजिटेशन ग्रोथ है। फिर यहाँ पर बात को कह रहा है कि देखो जी, आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल के अंदर आता है, वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में। तो स्टेटस बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिपोर्ट निकाली, स्टेटस पता करा, तो 22 समंग स्पीशीज का अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। फिर ये कह रहा है 2019 से 2023 का अगर हम डेटा उठाते हैं तो पहला एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज एस्टिमेटिंग स्नो लेपर्ड इन पॉपुलेशन।
फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नेशनल कोऑर्डिनेट करके सभी स्नो लेपर्ड्स का रेंज स्टेट सारा कुछ देखा, कैसे कंजर्व करना है, कहाँ कहाँ पर है, ये सब निकाला। कहना ये निकलता आ रहा है 2019 से ही हमने एक एसपीआई करके बॉडी बनाई है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, इंडोर्स इन 2023 बिश्केक डिक्लेरेशंस के तहत ही आई है। फिर की फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट की क्या है कि जो 70% लैंड यूज होता है बाय लैंड स्नो लेपर्ड इज स्टिल अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड ही रखा जाता है ये 70% इसका जो लैंड है। फिर चैलेंजेस क्या है इन काउंटिंग स्नो लेपर्ड्स, कि मेजॉरिटी जो इनके हैबिटेट्स की हैं विच इज़ बिटवीन एल्टीट्यूड वो रिमेन इनएक्सेसिबल रहती है। अनलाइक टाइगर, जेब्राज एंड इवन लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स इवेड करते हैं डिटेक्शन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से, उसको पूरा उजाड़ के रख देते हैं। फिर इसका पॉपुलेशन का स्टेटस देखो, जम्मू एंड कश्मीर में 9, लद्दाख में 477। तो स्नो लेपर्ड जो है इसको स्टेट एनिमल लद्दाख का और हिमाचल प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। मीडियम साइज कैट होती है ये, इसका वेट समझ लो आप 30 से 55 केजी का होता है। और स्मोकी ग्री फर होते हैं, जानते ही हो आप, डार्क ग्रे भी होते हैं, ब्लैक रोजेस भी होते हैं, ताकि वो रॉकी स्लोप से उनको बचाने के लिए इसका ऐसा सा इसके फर जो होते हैं ऐसे होते हैं। 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज हैं, आपको बताया मैंने, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, हमारे मतलब देखो एक तो सेंट्रल एशियन में और कुछ हमारे आसपास की साउथ एशियन कंट्रीज में है। तो खेलो इंडिया का जो विंटर गेम हुआ ना 2024 का, उसने स्नो लेपर्ड को मास्कट बनाया था, नाम रखा था शीने शी और शान इन लद्दाख रीजन। तो ये जरूर याद रख लेना एक फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। फिर यहाँ कह रहे हैं कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, हमने बहुत इनिशिएटिव लिए। जरा देखो, नंदा देवी गंगोत्री उत्तराखंड में, यहाँ पे सब जगह पे ना है, लाइक इसका पूरा लैंडस्केप पूरा यहाँ पर बना हुआ है स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए। हमने प्रोजेक्ट चला रखा है स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए कि कंजर्व रहे। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाते हैं हम। और याद रखना, हर साल 23 अक्टूबर के दिन 2014 से हम इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे बनाते हैं। तो ये पेपर में क्यों नहीं पूछेगा, आपको स्नो लेपर्ड के बारे में ये 10-15 चीजें पता होनी चाहिए। आईएएस एस्पिरेंट्स हो आप, आपको जरूर पता होना चाहिए। फिर अब कौन सी रिकमेंडेशन दी जाए ताकि स्नो लेपर्ड कंजर्व हो पाए, तो उसका पहला काम करो, स्नो लेपर्ड के सेल्स बनाने शुरू करो, इस्टेब्लिश करो ऐसे कुछ डेडिकेटेड, ये सारे के सारे जो अंडर एमओएफसीसी के अंदर है, विद प्राइमरी फोकस हो लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन मॉनिटरिंग करना। फिर पीरियोडिक पॉपुलेशन एस्टिमेशन करना, अप्रोच ऐसी लगाई जाए हर चौथे साल में, आइडेंटिफाई करो चैलेंजेस, थ्रेट्स को एड्रेस करो। लैंडस्केप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। इंगेज करो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ना, उनको बॉर्डर एरिया पे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि वहाँ पर भी है ये, तो वहाँ पे लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दो और साथ ही साथ अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाओ। उनको बताओ कितना क्रिटिकल है कंजर्व करना स्नो लेपर्ड के हैबिटेट्स को, तो उसके हैबिटेट को बचाना बहुत ज़रूरी है गाइस। नाउ लेट्स कम टू द ग्रीन वॉशिंग। नाम आपको पहले भी मैंने बहुत इसके बारे में समझाया है, अब जान लो इसके बारे में और डिटेल में कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। ग्रीन वॉशिंग प्रैक्टिस देखो एक बड़ी नेगेटिव प्रैक्टिस है, अच्छी बात तो नहीं है करनी। क्या होती है वो समझने से पहले ये समझो, न्यूज़ में ये इसलिए रही थी कि जो सीसीपीए है ना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने पब्लिक कमेंट दिया ऑन द प्रपोज ड्राफ्ट गाइडलाइंस की जो भी एक आ रहा है ना, ये प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग, और ये इसके अंदर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का पार्ट है ये। अब ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कि आप प्रोडक्ट और पॉलिसी दिखा तो ये रहे हो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेस डैमेज कर रही है, लेकिन इन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब समझ रहे हो आप, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो अल्टीमेटली आप ग्रीन वॉशिंग में यही प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहाँ पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस में सबसे पहले बताया कि भाई डिफाइन करो और प्रोहिबिट करो ग्रीन वॉशिंग को, हर लिहाज में ग्रीन वॉशिंग नहीं होनी चाहिए। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है, कह रहा अप्लाई ये कहाँ कहाँ पर होगा ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट, चाहे आपके एडवर्टीजमेंट हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर कोई कर रहा हो, चाहे एडवर्टाइजर कर रहा हो, एंडोर्सर कर रहा हो, जितनी भी सर्विसेज को आप एडवर्टाइज कर रहे हो उसको ध्यान से देख लो कि कर भी रहे हो आप। अगर ग्रीन वॉशिंग करने की कोशिश करी तो पेनल्टी भोगने को भी तैयार हो जाओ। फिर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर करना बेहद ज़रूरी है कि जितना भी आपका एनवायरमेंटल क्लेम्स हैं ये सबको, जितना भी वेक क्लेम्स हैं इनको हटाओ। इट हैज़ टू बी वेरी ग्रीन, इको फ्रेंडली और इको कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। ऐसे डिस्क्लोजर करने आपके लिए बेहद ज़रूरी है और इसको फुल्ली तरीके से डिस्क्लोज करना है। फिर जो भी आपके वेरिफिकेशन क्लेम्स आ रहे हैं, मान लो क्रेडिबल सर्टिफिकेशन जो भी ज़रूरत है वो सारे आप लेके बैठो, ताकि जब चेक हो तो आपके पास कुछ हो कि आप यू आर एग्जैक्टली फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स। फिर कंडीशंस क्या है फॉर फ्यूचरिस्टिक एनवायरमेंटल क्लेम्स, कि मैंडेट्स पूरी तरह से एक तरह से फ्यूचरिस्टिक एनवायरमेंटल क्लेम्स को करें ओनली व्हेन क्लियर एंड एक्शनेबल प्लान्स लेना बहुत ज़रूरी है। फिर टाइप्स क्या है ग्रीन वॉशिंग की, ये ज़रूर पता होना चाहिए। ग्रीन वॉशिंग के नाम पे क्या क्या किया जाता है, ग्रीन हशिंग की जाती है,
यानी कंपनीज क्या करती हैं, हाइड करती हैं सस्टेनेबल क्रेडेंशियल ताकि कोई स्क्रूटनी ना हो उनकी। ग्रीन रिंसिंग करना, यानी जब कंपनी अपने इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के टारगेट को अचीव ही ना करे और झूठा दिखा दे कि हमने अचीव कर लिया है। ग्रीन लेबलिंग करो, अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट को ग्रीन बता देना, या ग्रीन लाइटिंग करना, पर्टिकुलरली ग्रीन फीचर्स को दिखाना, और वो सारे ऐसे फीचर है जो हार्मफुल एक्शन दिखाएंगे और एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कर जाएंगे। ग्रीन शिफ्टिंग, कंपनीज कह रही है कि हम क्लाइमेट क्राइसिस को रिड्यूस कर रहे हैं, बट ऐसा एक्चुअल उनके कंज्यूमर बिहेवियर में नहीं हो रहा। ग्रीन क्राउडिंग, यानी कि जब कंपनी हाइड करे अपने आप को किसी ग्रुप से और बहुत स्लो सस्टेनेबल पॉलिसीज की तरफ चले, तो समझ जाओ आप कि प्लास्टिक वेस्ट को करने को बोला और आप झूठ और मक्कारी कर रहे हो। अल्टीमेटली उसके ऊपर कुछ ऐसी कोटिंग कर दी है जिसमें आप दिखाना चाह रहे हो कि प्लास्टिक नहीं है, बट कर यूज आप वही रहे हो। तो ये जो झूठा झपेटी वाला काम है ये नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्रीन वॉशिंग को रोकने की, रेगुलेट करने की क्या जरूरत है। कह रहा है सबसे बड़ी बात, लोगों का ट्रस्ट टूटेगा आपकी तरफ से। पब्लिक ट्रस्ट को इरोड कर रहे हो आप बैठ के, आपकी गलत धोखेधड़ी मार्केटिंग स्कीम की वजह से, आपकी गलत फॉल्स क्लेम की वजह से ये बहुत मुश्किल हो रहा है परचेजिंग करना। कह रहा 2015 का एग्जाम्पल दूं, कह रहा यूएस प्रोटेक्शन एजेंसी ने वॉक्सवैगन को एक्सपोज कर दिया कि वो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसमें ये इमिशन टेस्ट जब करा तो ये मैनिपुलेट कर देते हैं अपने क्लीन डीजल वाले कार्स को। ये एग्जाम्पल आपको पेपर में जरूर लिखना चाहिए। फिर ऑब्स्टेकल इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, कि आप जेन्युइन सोल्यूशन को डिले करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। फिर आपने इम्पैक्ट मार दिया, पूरा इनोवेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं आपने। यू हैव रीडायरेक्टेड रिसोर्सेज टुवर्ड द अपीयरेंस ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस। कॉस्ट आपने बहुत बढ़ाई हुई है इनोवेशन एंड ऑल को लेकर। फिर ऐसे इनिशिएटिव्स कौन से लिए जाएं जिसमें कि ग्रीन वॉशिंग को प्रिवेंट करना है। कह रहा है इंडिया में ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, BIS, इसने डेवलप करा है स्टैंडर्ड, इको लेबलिंग करी है, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज करी। कह रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसने रेगुलेट करा है कि कोई भी वायलेशन इन डायरेक्शन ऑफ कंज्यूमर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सब चीजें रोकने की जरूरत है। कह रहा हमने ना एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का काम ही यही है कि एडवर्टाइजमेंट को स्पेसिफिक एक्यूरेट ही बनाना है, सिर्फ क्लेम वाले ना हो, मिसलीड करने वाले ना हो। फिर ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट का काम क्या होता है, ये रेट करते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट को कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है भी या नहीं है। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का काम भी यही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी रेटिंग सिस्टम लगाती है ग्रीन बिल्डिंग के लिए। तो कह रहा है ग्लोबली भी देखो, हम ना ग्लोबली ही सीखते हैं एक्चुअली। यूनाइटेड नेशंस का हाई लेवल का एक्सपर्ट ग्रुप है जो नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट की बात करता है, 2022 में आया, और इसने ना 9-10 तरीके से ऐसी कुछ चीजें रिकमेंड करी कि लाइक अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांजिशन प्लान अच्छे हों, नेट जीरो प्लेज, ये सब लेकर। फिर ग्रीन वॉशिंग का टैक्स प्रिंट है, यानी कि ना ये ग्लोबल इनोवेशन फाइनेंशियल नेटवर्क के थ्रू आया, और रेगुलेटर्स ने बोला कि जैसे ना देखो फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे RBI पार्टिसिपेट करता है कि रेगुलेट की जाए, मार्केट को रेगुलेट करो और बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, वैसे ही कह रहा है ग्रीन ग्रीन वॉशिंग टेक प्रिंट है जो आपके ना फाइनेंशियल सर्विसेज में भी चेक करेगी कि आप वहां पर ग्रीन वॉशिंग तो नहीं कर रहे हो। जैसे आप मान लो कोई कंपनी है ना, और धोखेधड़ी में उसने ग्रीन बॉन्ड्स उठा लिए हैं, बट अल्टीमेटली उस पर काम नहीं चलाया जा रहा है, मतलब पैसे ग्रीन बॉन्ड्स के लिए उठाए हैं, बोरो करे हैं मार्केट से, और वो जो पैसा है वो मिसलीड करके आप किसी गलत चीज़ों में, फॉसिल फ्यूल या कार्बन इमिशन को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस के लिए काम नहीं चला रहे हो। तो ये भी धोखाधड़ी, इससे भी बचना है। तो वे फॉरवर्ड में बोला गया कि भाई साहब ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर दो, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दो, एनुअल पब्लिकेशन इसका लो और बैठाओ उसको काम को। फिर मीडिया के कैंपेन बेहद ज़रूरी है, कंज्यूमर अवेयरनेस बेहद ज़रूरी है ताकि ग्रीन वॉशिंग अवॉइड हो पाए। फिर न्यू टेक्नोलॉजीज को हार्नेस करने की ज़रूरत है, स्पीड एंड इंटेलिजेंस को बढ़ाओ, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन को बढ़ाओ, कंपनीज गवर्नमेंट मिलकर इस पे काम करें। फिर फेज आउट करो फॉसिल फ्यूल्स को, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके रिन्यूएबल एनर्जीज पे चलना शुरू कर दो, ताकि जो आपने कसमें वादे खाए हैं ना कि हम जीरो उस पे चलेंगे, जीरो हम कर देंगे, खत्म ही कर देंगे, पूरा कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा 2070 तक, हम प्लेज लिए हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ज़्यादा दिन रहने गए हैं, 6 साल में आपको सब कुछ करना है, और 6 साल का टाइम जिस तरह से आप चल रहे हो वो तो फिर फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 तक आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। Now let's come to the guys next topic, that is climate and clean air conference 2024। देखो इसकी मीटिंग हुई नैरोबी केन्या के अंदर, इसके कैपिटल के अंदर ही हुई, और ये कॉन्फ्रेंस जो होता है ना ये हेल्ड हर इस साल आपकी होती है, और इसमें ना मार्जिन ऑफ 6 सेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस का था,
ऑब्जेक्टिव इस बार का रखा गया कि हमें ग्लोबल मीथेन प्लेज को इम्प्लीमेंट भी करना है, क्लीन एयर फ्लैगशिप को भी इम्प्लीमेंट करना है कि गाली एग्रीमेंट लेकर आए थे आप, उसको हम अब इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। तो क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी का जो क्लीन एयर का जो कोलिशन है कॉन्फ्रेंस 2024 का, इसमें सबसे पहले बात करा गया लॉन्च करेंगे हम क्लीन एयर फ्लैगशिप, ताकि हम ना लोगों की लाइफ और क्लाइमेट चेंज का जो स्लो प्रोसेस है उसमें कोऑपरेशन वगैरह बढ़ाएंगे और ना पॉल्यूटेंट के एमिशंस को खत्म कर देंगे। तो प्रोग्राम का एम पता है क्या है? प्रोग्राम का एम है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ताकि क्लीनर एयर हो, अचीव कर पाओ आप और कंसिस्टेंटली इस पर काम कर पाओ आप। फिर यहाँ पर बोला गया यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड द एनवायरनमेंट। तो रिपोर्ट इसको कौन निकालता है? यूएनईपी और सीसीएसी निकालता है। तो रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार करता है कि भाई रिड्यूस करो सेक्टर एमिशंस को। फिर सीसीएसी टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक असेसमेंट पैनल जो है इसमें ना गैप खत्म करता है, बैरियर्स खत्म करता है, मेजर कॉस्ट इन एक्शन स्टडी करवाएगा ये। तो क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी कॉलिशन का मतलब समझते हो आप? एक 2012 का आया हुआ है, वॉलंटरी इंडिया पार्ट है इसका, 2019 में इंडिया आया। इसका काम पता है क्या है? ग्लोबल मिथेन प्लेज जैसी चीजों को कोऑर्डिनेट कर कर उसको इम्प्लीमेंट करवाना। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। क्या होता है? बहुत ही पावरफुल क्लाइमेट फोर्सर होते हैं जो एटमॉस्फेयर में छोटे से टाइम के अंदर ही इस कदर फैल जाएंगे कि डैमेज कर डालेंगे, वार्म कर देंगे एटमॉस्फेयर को कि आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल पर। उसी को कहते हैं शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। का क्या होता है? कह रहा देखो ये कितने गंदे होते हैं शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। कह रहा आप ना सूट ब्लैक कार्बन उठा लो, 4 से 12 दिन में एनवायरनमेंट खराब कर देंगे ये। और होता कैसे है? एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग जो होता है ना, स्टबल बर्निंग से आप क्या सोचते हो? ये निकलता है ब्लैक कार्बन। 4 से 12 दिन लगेगा एनवायरनमेंट को गंदा होने में। यार मिथेन ले लो, 12 साल तक ये भी उड़ा देता है पूरा। सबसे गंदा ब्लैक कार्बन होता है, लगाओ। फिर ट्रोपोस्फेरिक में ना सेकेंडरी पॉल्यूटेंट निकल के आते हैं, वोलेटाइल, जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, घंटों और वीक्स में खत्म कर देते हैं एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को इतना गर्म कर देंगे। एचएफसी एयर कंडीशन वगैरह यूज करते हो 15 साल में, ये भी अब तौबा तौबा समझ लो आप। एयर कंडीशंस कितना हम चलाते हैं, लेकिन ये समझ लो एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा वार्म करता जा रहा है। अब इम्पैक्ट देखो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स का क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो आप भरपूर तैयार रहो, क्योंकि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर पेपर में आएगा। शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट पोल्यूटेंट होते हैं वो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कि सेकंड लार्जेस्ट है? ह्यूमन कॉज क्लाइमेट वार्मिंग करते हैं ये। ह्यूमन हेल्थ पे लगा लो एक्सपोजर, ग्राउंड लेवल पे ओजोन को ये इन्फ्लेमेशन, लंग्स, अस्थमा को, एलर्जीज को कम एक्सपोज करते हैं। ब्लैक कार्बन प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है बोथ इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन का। फिर वेदर पैटर्न्स पे आप देखोगे तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इन्फ्लुएंसेस है, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल पैटर्न्स में प्रॉब्लम, एक्सेलरेटेड आइस मेल्ट करना, एग्रीकल्चर को उड़ा के रख देगा, फोटोसिंथेसिस खत्म होगा, आपका रिप्रोडक्शन ग्रोथ रुक जाएगा प्लांट्स का, कार्बन डाइऑक्साइड वो अपटेक करेंगे, रिड्यूस हो जाएगा, तो क्रॉप यील्ड खत्म, डिक्रीज होना शुरू। यानी कि अब सेक्टर वाइज ये कह रहा है कि रिड्यूस कैसे करोगे आप शॉर्ट लिव्ड जो आपके क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स होते हैं ये। कह रहा है एग्रीकल्चर में सबसे पहला काम एक करो, प्रमोट करो आप फार्म स्केल एनारोबिक डाइजेशन, ताकि ना मिथेन इमिशंस को कंट्रोल कर पाए लाइव स्टॉक पे वहीं पर ही। एलिमिनेट कर दो एग्रीकल्चर में कोई भी ओपन बॉम्ब बर्निंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ब्लैक कार्बन निकलेगा। तो ये फार्मर को एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई देख ब्लैक कार्बन से तू क्या करवा रहा है। फॉसिल फ्यूल्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो कैरी आउट प्री माइनिंग डीगैसिफिकेशन करो, रिकवरी करो, जितनी भी ऑक्सीडाइज करो मिथेन वगैरह को, वेंटिलेशन जो एयर से निकल कर आ रहा है। फ्लेयरिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन के समय में इसको इम्प्रूव कर लोगे तो ब्लैक कार्बन रिड्यूस होगा। वेस्ट की जहाँ बात है ना, तो म्यूनिसिपल वेस्ट का सेपरेशन करो। आपको पता है आजकल जब भी देखो दिल्ली में अभी हम रहते हैं, तो वहाँ पर हमें पता है सूखा कूड़ा गीला कूड़ा। फिर भी मैं देखती हूँ कई फैमिलीज ऐसा काम नहीं करती। तो जहाँ आसपास हो ना पड़ोस में, अपने जरा ये ज्ञान बांट देना उनको कि आसपास जो हमारा गीला कूड़ा है, सूखा कीड़ा है, उसको आप किचन से ही दूर कर, किचन से ही सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया करो। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से भी ना देखो, इससे ना आप मिथेन के होने को बचाओगे। देखो एनवायरनमेंट पे भी कुछ सेवा वेवा कर दो आप। इम्प्रूव एंड एक्सटेंड म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज एंड बैन ओपन बर्निंग। हाउस होल्ड एनर्जी रिप्लेस कर दो पूरी तरह से ट्रेडिशनल कुकिंग को और क्लीन बर्निंग मॉडर्न फ्यूल को। फिर उसके बाद अडॉप्ट करो अल्ट्रा लो सल्फर डीजल एंड मिनिमम यूरो BS6 नॉर्म स्टैंडर्ड्स को, ताकि आपको देखो अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली आप ब्लैक कार्बन को रोक रहे हो। और मैंने आपको बार बार कह रही हूँ ब्लैक कार्बन बहुत गंदी चीज़ है। ब्लैक कार्बन आप समझ लो 4 से 12 दिन में एनवायरनमेंट को इतना वार्म कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते।
ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल कवर करेंगे। आज अच्छे से पढ़ाई करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल वंस अगेन।